नमस्कार, बीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। ऐसा कहा जाता है कि एशिया के सबसे बड़े बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव है, वो 3 अप्रैल को उसका मतदान होना है। तो उसी विषय में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्र तिवारी जी हैं। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों पे काम करेंगे। आपको बता दें कि वो पूर्व में 2018 में महासचिव रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी अब की रणनीति क्या रहेगी और उन्होंने क्या 2018 में ऐसी योजनाएं बनाई थी जो उस टाइम उनकी पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने उस पर काम नहीं कर पाया क्योंकि 1 साल का वक्त जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि आप जो है 2018 में महासचिव रह चुके हैं। जी। उसके बाद इसमें बहुत सारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जो पहले से इस सीट पे रह चुके हैं, अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं, कार्यरत रह चुके हैं। जी। आपके लिए ये कार्यभार बहुत ही नया होगा, जी। तो आप किस तरह से काम करेंगे। ऐसा है, 2018 में मैं अपने अधिवक्ताओं द्वारा महासचिव पद पे चुना गया था। जी। मैंने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अपने अधिवक्ताओं को जितनी भी सुविधाएं मुहैया हो सकती थी जी। कराने की कोशिश करी, चाहे वो बेंच बार का मुद्दा रहा हो या उनके बैठने या सीटिंग प्लान या उनको अन्य सुविधाएं, जैसे बार की तरफ से जो सुविधाएं उनको मेडिकल क्लेम दी जाती है, जी। उसको देने के लिए एक पारदर्शिता लेकर के चलनी पड़ती है। जो व्यक्ति पदाधिकारी चुन लिया गया वो पूरे बार का प्रतिनिधित्व करता है और बार की समस्याओं को लेकर के अपने बीच में वो सबकी समस्याएं सुनने के लिए ही होता है। चयन होने के बाद वो सबका प्रतिनिधित्व करता है, भले ही उसके कुछ विरोधी भी हों, लेकिन वहाँ विरोध नहीं होता। चयन होने के बाद आप जानती हैं, जी। हम लोगों में, अधिवक्ताओं में मत विभाजन होता है, मन विभाजन नहीं होता है। जी। अगर मत विभाजन हुआ अच्छा और मत विभाजन से हम चुने गए, जी। तो चुनने के बाद मन विभाजन नहीं होना चाहिए। हर एक अधिवक्ता हमारा एक प्रिय अधिवक्ता है, उसकी मदद करनी हमारा परम कर्तव्य होता है। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि जब आप महासचिव थे तो आपने जो है काम किया था, तो क्या आपने इस पे काम किया था या फिर आपने योजनाएं बनाई थी। नहीं नहीं। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी हाई कोर्ट जो पुल है उसके नीचे लोग बैठते हैं, अधिवक्ता बैठते हैं, उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। जी। आपको मैं बता दूं, जी। हमारे कार्यकाल के 7-8 महीने बीतने के बाद जी। जब हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भोसले साहब का विदाई समारोह हुआ, जी। तो यहाँ से गए। उस समय कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन जी। माननीय A.K. मिश्रा साहब हुए। उन्होंने अधिवक्ताओं की वेदनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, मैं महामंत्री पद धारण कर रहा था, जी। हमको और हमारे उस समय के अध्यक्ष I.K. चतुर्वेदी जी को उन्होंने बुलाया सुझाव के रूप में कि इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबरों के लिए हम कुछ देना चाहते हैं। जी। इस समय हम कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, आइए जजेज के कुछ निवास टूट करके और उनकी शिफ्टिंग हो रही है झलवा, 7 रेजिडेंस टूटने थे। उन्होंने एक योजना बनाई कि यहाँ पर आप लोगों को बैठने की सुविधा चैम्बरों के रूप में दी जाएगी। हम लोगों ने उनका स्वागत किया और सुझाव दिया कि मान्यवर, कम से कम आपने
अधिवक्ताओं के बीच में रहते हुए अपने ऐसे विचार रखे, हम आपसे आह्लादित हैं। अधिवक्ताओं की सबसे मूल समस्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय हर साल 1000 अधिवक्ता नए एनरोल्ड होकर के हाँ, बढ़ रहे हैं। रजिस्टर जी उनकी बैठने की समस्या सबसे बड़ी है। जी जब हमारे पास चैम्बर नहीं होंगे, जी निश्चित तौर पे आप जानती हैं कि दूर दराज से 74 जिले से जी मुवक्किल आकर के और हम लोगों की ऐसी स्थिति बैठने की देखेगा। अच्छा सर, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आप ये तो रही बात चैम्बर की, आप खुद कह रहे हैं कि बाहर जो सिटीज से लोग आते हैं, अधिवक्ता आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे, तो उसमें होता क्या है कि जब वो इलाहाबाद आते हैं, अपना घर छोड़ के यहाँ पे आते हैं, तो जो यहाँ के लैंडलॉर्ड होते हैं वो अवॉइड करते हैं उनको कमरे रेंट पे देना। तो बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि एक आवास होना चाहिए जहाँ पे अधिवक्ता रह सकें? अब जब शुरुआत हो चुकी है, जी ऐसे ऐसे माननीयों ने जी हमारे चैम्बर की व्यवस्था के विषय में सोचा जी और 600-700 करोड़ रुपए शासन से सैंक्शन करा करके चैम्बर बन रहा है। जी चैम्बर बनने के बाद हम लोग वहाँ अपना विधि व्यवसाय अपने चैम्बर में किसी भी समय तक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शासन से अगर हम अध्यक्ष पद पे चुने गए तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे अधिवक्ता जिसके पास अपना निजी निवास नहीं है, शासन एडीए के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से अगर वकीलों के निवास की सुविधा मुहैया कराए, यही मेरा प्रयास होगा। सर, बार बार ऐसा कहा जाता है कि जो गैर प्रैक्टिशनर हैं वो पदाधिकारी बना दिए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सिर्फ राजनीति के लिए बार में आना कितना सही है और इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखें, जी यहाँ हमारे उद्गार केवल ये हैं, जी हम तो केवल अधिवक्ता हित के लिए हैं। जी आप जानती हैं हमारी पीढ़ी में सबसे पहले ही अधिवक्ता हम ही हुए। जी हमारे बच्चे प्रैक्टिस में नहीं हैं। हम केवल और केवल अधिवक्ताओं के हित के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं। सर, एक आंकड़े के अनुसार हमें पता चला है कि 15% जो महिलाएं हैं वो सिर्फ वकालत में अपना करियर बना रही हैं। इसका रीजन आप क्या मानते हैं? क्या ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है या कुछ और? नहीं नहीं, महिलाएं अब हमारे भार में बहुत ही अच्छी भागीदारी है उनकी। जी और ये जो 5 इयर्स कोर्स करके जी नए नए बच्चे जो आ रहे हैं जी वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोगों से बेहतर बहस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। उनके लिए जो कुछ भी आवास या उनके चैम्बर या उनकी जो भी सुविधाएं देने की बात होगी, हम उसके लिए उद्यत रहेंगे। सर, अधिवक्ता निधि से कनिष्ठ अधिवक्ता जो है वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर बयान हल्फी पे उनको 430 रुपए मिलते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये स्कीम जब 2023 में आई, जी पहले तो इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, जी लेकिन इसके बावजूद भी ये इम्प्लीमेंट हुआ मतदान के रूप से। हमारा केवल कहना यही है कि नए अधिवक्ता के रूप में एनरोल्ड होने वाले जब महीने भर बाद उनके 5,000, 6,000, 7,000 रुपये उनके अकाउंट में जाता है, ये उनकी उपलब्धि है। उनसे हमारी तो यही गुजारिश होगी कि उस पैसे को वो बचा करके रखें, भविष्य में उनके काम आएगा। ये स्कीम अच्छी है। सर, पुराने मुकदमे जो हैं वो पेंडिंग में रहते हैं, रोजाना नए मुकदमे जो है, फ्रेश मुकदमे जो है आते हैं। तो ये जो न्याय में देरी होती है, इसको आप किसकी ढील मानते हैं, सरकार की, जजों की या फिर अधिवक्ताओं की? यहाँ दोनों हैं जिम्मेदार, जी लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदार अब वर्तमान समय के जजेज हैं जी या प्रशासन है। जी एक मुकदमा आज के समय में दाखिल कर दें, वो 4-5 बार लगेगा। 300-400 मुकदमे एक एक कोर्ट में लिस्ट होंगे। न जाने क्या हो गया है माननीयों को कि वो 25 मुकदमे
या 30 मुकदमे से ज़्यादा नहीं चल पाते। ये वही हाई कोर्ट है जहां 100-100, 200-200 1 घंटे में मुकदमे होते थे। अब ये माननीयों को सोचना होगा कि यहाँ की पेंडेंसी कैसे ख़त्म हो। उसमें हमारा विचार यही होगा कि घंटे आधे घंटे अगर बढ़ा करके समय पेंडेंसी ख़त्म की जाए तो उसके लिए बेहतर होगा कि नागरिकों को न्याय मिले जल्दी। आपात की स्थिति पर 5 लाख रुपए का प्रावधान है कि दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये बढ़ाना चाहिए इस अमाउंट को, इस फंड को? निश्चित तौर पे बढ़ाना चाहिए जी। और इसमें हम तो ये भी गुजारिश करेंगे शासन से कि कुछ इसमें देखें। अधिवक्ता ही एक ऐसी कौम है जो डबल ग्रेजुएट है। जी। हाई स्कूल इंटर करने के बाद कोई ऐसे ऐसे कंपटीशन है कि कंप्लीट करके लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं और उन्हें 60 साल में रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी रकम मिलती है। इस तरह हम तो यही चाहेंगे कि कुछ पैसा हम लोग अपनी तरफ से कलेक्ट करें और कुछ शासन से हम लोगों को अनुदान मिले, जिससे वकील एक 60 या 70 साल की पड़ाव में पहुंचने के बाद उसके पास, मान लीजिए वो व्यवसाय नहीं करना चाहता, तो कुछ न कुछ उसके पास पैसे 25 से 30 लाख रुपए का अगर उसको मिल जाए तो बेहतर होगा। सर, आपको नहीं लगता कि ये कार्यकाल की अवधि बढ़ाकर 1 साल से 2 साल या 5 साल कर देनी चाहिए? क्योंकि कोई भी स्थायी काम करने के लिए 1 साल बहुत ही कम है। आपका कहना प्रश्न ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बार के प्रति वफादार होने पर जी। प्रतिनिधियों को इतना काम करना पड़ता है कि 1 साल बीतते बीतते कभी कभी तो अड़चने आ जाती हैं। 8-9 महीने तक भी कमेटी नहीं चल पाती। जी। साल भर का समय ठीक है। हाँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या बाइलॉज ही कह रहा है साल भर, अभी 2023 में लागू हुआ, बनाने वाले चाहे होते तो 2 साल का कर सकते थे कार्यकाल। जी। 2 साल का कार्यकाल होता तो हो सकता है कि और बेहतर होता जी। और लोग आने के बाद अच्छी अच्छी योजनाएं ले आते और उसकी परिणति अच्छी होती। सर, मैं कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए था, लेकिन जी। अब हमारे समय में जीतने के बाद ही सोचा जा सकता है। हम तो साल भर के लिए ही अगर चुने गए तो चुने जाएंगे। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेंच बनाने की बात बार बार सामने आ रही है, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? हम उसका विरोध करते हैं जी। और विरोध ही नहीं, भयंकर विरोध करते हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो मतदाताओं से अपील यही करेंगे, एक स्वच्छ सुथरी छवि वाले पदाधिकारियों को चयन करें। वैसे तो 206 लोग 28 लोगों की कार्यकारिणी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पद पर अध्यक्ष हेतु 7 नए चेहरे हैं और 2 इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। हम तो यही कहेंगे कि वो दोनों हमारे उम्र में तो नहीं, लेकिन पद से वो बड़े हैं और बड़े भाई हैं। उन लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई उनका विजन क्या है, क्यों बार बार आ रहे हैं। ये हम नहीं पूछ सकते, इसलिए कि हम प्रत्याशी हैं। ये लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आपका कोई विजन छूट गया हो तो उसके लिए आए, बेहतर है। प्रावधान तो ये भी है कि 3 बार से ज्यादा किसी पद के लिए कोई वो नहीं कर सकता है। हाँ, अगर अच्छा काम रहा हो जी तो लोगों को उनको सोचना चाहिए। जी। मतदान तो करने वाले 9,500 मेंबर हैं जी। और ये मुहिम चल चुकी है। ये खुद पूछ रहे हैं लोग कि आपके दोबारा आने का मतलब क्या है। आप जो 7 लोग लड़ रहे थे उन्हीं की किसी की मदद कर देते जी।
और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप ही सब कुछ करें, बार बार आप ही करें, तो ये तो उनको बताना पड़ेगा, हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। हमारे चैनल को समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पूर्व महासचिव अविनाश चंद्र तिवारी जी थे। उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से काम करेंगे। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो ये 1 साल का कार्यकाल है वो बहुत ही कम होता है। अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो 2 साल का कार्यकाल करेंगे, ताकि लोगों को आसानी हो, जो वो प्लान्स अपने एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रॉपर्ली रन कर पाए, वो देख सकें। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल BMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।